नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुमन है। मैं अपने माता पिता के साथ ग्वालियर में रहती थी। मेरी माँ का देहांत तब हो गया था जब मैं 7 साल की थी। उसके बाद मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। मेरे पिताजी मुझे पढ़ाना लिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। जब मैं बड़ी और समझदार हो गई तो पढ़ाई में व्यस्त रहने लगी। मेरी सौतेली माँ ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। वह हमेशा मुझे अलग करती थी। उनका रवैया हमेशा गुस्से से भरा रहता था। सौतेली माँ के आने के बाद पिताजी भी बदल गए। अब वे सिर्फ उन पर ही ध्यान देते थे। उन्हें मैं कभी दिखाई नहीं देती थी। सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कामयाब बनूं, लेकिन मैं आईएएस बनना चाहती थी। मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। मेरी यूनिवर्सिटी में सबसे सभी लड़के लड़कियां मेरी तारीफ किया करते थे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुकी थी। इसी बीच मेरा रिश्ता आ गया। मैंने पिताजी को यह नहीं बताया था कि मैं यूपीएससी की परीक्षा दे रही हूँ, क्योंकि वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। जब एक अच्छे घर से रिश्ता आया तो पिताजी ने तुरंत हाँ कर दी। लड़के वालों ने मेरी सुंदरता देखकर जिद की कि वे मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। मैंने पिताजी से कई बार कहा कि मैं यह शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मेरी बात का गलत मतलब निकालकर पिताजी से कहा कि रिश्ता इतना अच्छा है, फिर भी तुम्हारी बेटी मना क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है तुम्हारी बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। पिताजी ने उनकी बात मान ली और मुझसे गुस्से में पूछा कि क्या यह सच है। मैंने कहा, पिताजी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और कहा, लड़कियां ज़्यादा नहीं पढ़ती, अब बहुत हो गया, अब शादी कर लो। मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ और मेरी शादी पंकज नाम के व्यक्ति से तय कर दी गई। मेरा सपना टूट चुका था। मेरी परीक्षा अधूरी रह गई। अगर मैं अपनी परीक्षा दे पाती तो शायद मेरा सपना पूरा हो जाता। अब मुझे अपने ससुराल जाकर वहाँ के लोगों का दिल जीतना था। मैंने इसे ही अपना लक्ष्य बना लिया। मैंने ससुर ने मुझे पसंद किया था। वह मेरे पिताजी के पुराने दोस्त थे। मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने पति की खुशी के लिए उन्होंने मुझे इस घर में बहू बनाकर स्वीकार किया। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरी सास ने पहले ही अपने बेटे के लिए अपनी पसंद की लड़की तय कर रखी थी। शादी के बाद के कुछ दिन मेरे पति और ससुराल में अच्छे गुजरे, लेकिन मेरी सास और ननद का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं था। मेरे ससुराल में घर के सारे काम मुझसे करवाए जाते। मेरे ससुर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब रहने लगी। मेरे ससुर की बातों का घर में बहुत प्रभाव था और उनके सामने मेरी सास और ननद अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन उनके पीछे से मुझे ताने देती थी और मुझसे हर काम करवाती थी। मेरी सास ने मेरे ससुर जी से कहा था कि सुमन भले ही अच्छी लड़की है, लेकिन एक लड़की को मैं शुरू से ही अपने बेटे के लिए सोचती आ रही हूँ। उसका सुमन के साथ कोई मुकाबला नहीं। और फिर मेरा बेटा तो अच्छा पढ़ा लिखा है और खूब अच्छा कमाता भी है। मेरे बेटे जैसे लायक लड़के के लिए लड़की भी लाखों में एक होनी चाहिए। तभी मेरे ससुर जी ने अपनी पत्नी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मुझे तो सुमन ही पसंद है और पंकज की शादी सुमन के साथ ही मैं खूब धूमधाम से करूँगा। मेरे ससुर जी ने जैसा कहा वैसा हुआ भी। उन्होंने मेरी और पंकज की शादी खूब धूमधाम से की थी। शादी के बाद शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन शादी के बाद मेरी पढ़ाई पूरी तरह से खत्म हो गई थी, क्योंकि मेरे पति चाहते थे कि मैं घर को अच्छी तरह संभालूं। इसीलिए घर संभालने के अलावा मैंने बाकी सभी कामों से अपना ध्यान हटा लिया। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं घर के सभी सदस्यों को खुश रख सकूं। मैंने अपनी सास और ननद को हमेशा इज्जत दी। मैंने ननद को हमेशा अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया और सास को अपनी माँ की तरह चाहा। लेकिन मेरी सास को मेरा अच्छेपन हमेशा दिखावा लगता था। उन्हें यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि मुझे इस घर में सबका प्यार और सम्मान मिले। इसीलिए वह अपनी बेटी के साथ मिलकर मुझे मेरे पति और ससुर के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन जब मैं अपने मायके गई हुई थी, मेरी सास और ननद को मौका मिल गया। वे मेरे पति के पास जाकर कहने लगी, पंकज बेटा, तुम तो पढ़े लिखे हो और मॉडर्न हो, इस सुमन की तुम्हारे साथ कोई बराबरी नहीं है। तभी मेरी ननद भी कहने लगी, हाँ भैया, मैं तो चाहती थी
कि मेरे एक ही भैया है और उनके लिए कोई अच्छी और मॉडर्न भाभी आए, लेकिन पिताजी ने तो सुमन के साथ आपकी शादी करके आपकी किस्मत फोड़ दी। कहाँ आप स्टाइलिश और हैंडसम और कहाँ यह सिंपल सी दिखने वाली लड़की। मेरे पति ने उस समय अपनी माँ और बहन से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी सोच पर असर पड़ने लगा। धीरे धीरे पंकज का व्यवहार मेरे प्रति कठोर और रूखा होता गया। वह छोटी छोटी बातों पर मुझे डांटने लगे, ताने मारने लगे और कभी कभी तो मुझ पर हाथ भी उठाने लगे। हाथ उठाना तो जैसे उनके लिए मामूली हो गया था। मैं अपने पति के इस बदले हुए व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। मैंने कई बार अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका जवाब हमेशा गुस्से से भरा होता। मुझे नहीं पता था कि मेरी सास और ननंद ने उन्हें भड़काया था। एक दिन मैं सीधे दिल से अपनी सास के पास गई कि शायद वह अपने बेटे को समझाएगी, लेकिन पूरी बात सुनकर मेरी सास ने कहा, बहू, पति पत्नी के बीच तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं, इन्हें ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। किसी तीसरे के सामने रोने की बजाय इन बातों को कमरे के अंदर ही सुलझा लेना चाहिए। मेरी बात सुनते ही मेरी ननंद ने फौरन अपने भाई से मेरी शिकायत कर दी। उसने कहा, भैया, भाभी आपकी शिकायत माँ के पास लेकर गई थी। इस बात पर भी मेरे पति मुझ पर बहुत बरसे। मैं सास का जवाब सुनकर हैरान रह गई थी। उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन मेरे ससुर जी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। वह हमेशा अपने बेटे को अकेले में समझाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन मेरे पति एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करते थे। इधर मेरे ससुर जी दिल के मरीज थे। एक दिन उन्हें दिल में तेज दर्द उठा। इससे पहले कि घर वाले उन्हें अस्पताल पहुंचा पाते, उनका दम घर में ही निकल गया। उनके जाने के बाद मेरे पति को खुली छूट मिल गई थी। मेरी सास और ननद भी वही करती थी जो उनका मन करता था। शादी के करीब एक साल बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मुझे लगा था कि शायद अब मेरे पति का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन मेरा भ्रम था। अब हर रात मेरे पति शराब पीकर घर आने लगे। मैं दरवाज़ा खोलती तो उनके मुंह से शराब की बहुत तेज बदबू आती। मेरा छोटा बेटा था। मैं सारा दिन घर के काम करती और रात को अपने बेटे नीरज के साथ जागती रहती, लेकिन मेरे पति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब भी मैं उनसे कहती, आप इतनी रात तक घर से बाहर क्यों रहते हैं और शराब भी पीते हैं? कम से कम आपको थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए। तो मेरे पति मुझे बालों से पकड़ लेते और कहते, मैं कुछ भी करूं, तुझे इससे क्या मतलब? तू घर में क्या करती है? सिर्फ रोटियां पकाती है और बच्चे संभालती है। तुझे मेरी कद्र करनी चाहिए। तू मेरे घर में रह रही है, मेरे पैसों पर पल रही है और मुझे ही सिखा रही है कि मुझे क्या करना है। उस दिन मैंने हिम्मत जुटाकर ये बात कही थी, लेकिन उसके बाद मैंने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस दिन मेरे पति ने चिल्लाते हुए पास रखा ग्लास जमीन पर पटक दिया और मेरे बाल खींचते हुए मुझे जमीन पर धक्का दे दिया। उनके इस व्यवहार से मैं बहुत परेशान हो गई थी। सारी रात रोते रोते गुजरी। अगली सुबह जब मेरे पति सो रहे थे और मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी मेरी ननद किचन में आई और कहने लगी, अरे भाभी, रात को क्या आपका भैया के साथ कोई झगड़ा हुआ था? मुझे गाली गलौज की आवाज़ें आ रही थी। मेरी ननद मुस्कुराते हुए यह बात कह रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा तो वह बोली, मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम इस घर के लायक नहीं हो। न तुम अपने पति को संभाल पा रही हो, न घर को। मैंने धीमे शब्दों में कहा, प्लीज़ गीतिका, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। उसने कहा, परेशान तो भैया है तुम्हारी वजह से, तुमने उनकी ज़िंदगी खराब कर दी। यह कहकर वह नाश्ता उठाकर चली गई। मैंने जल्दी जल्दी अपने पति के उठने से पहले सारे काम खत्म करने चाहे, क्योंकि उनके बहुत सारे काम होते थे। थोड़ी देर बाद पंकज की गुस्से से भरी कड़कती हुई आवाज़ आई, सुमन, अरे सुमन, कहाँ मर गई हो? मैं जल्दी से बोली, जी मैं अभी आई। किचन के काम छोड़कर मैं उनके कमरे में चली गई। मेरी सांस तेज हो रही थी। मैंने जल्दी से साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछे और कमरे में पहुंचने से पहले ही फिर से चिल्लाहट आई, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कब से बुला रहा हूँ। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, जी क्या हुआ पंकज? उन्होंने शर्ट मेरे मुंह पर फेंकते हुए कहा, इसे प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। मैं शर्ट प्रेस करने लगी। वह बाथरूम में नहाने चले गए। कुछ देर बाद आवाज़ आई, सुमन, तौलिया कहाँ है? जल्दी से तौलिया दो, मुझे देर हो रही है। मैं प्रेस छोड़कर जल्दी से तौलिया लेने दौड़ी।
बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने तौलिया आगे किया और कहा, यह लीजिए। उन्होंने झुंझलाते हुए तौलिया खींचा और बोला, यह भी तुम्हें हर बार याद दिलाना पड़ेगा। मैं वापस लौटी तो मेरा पैर बेड के कोने से लग गया, लेकिन मैं दर्द सहते हुए फिर से शर्ट प्रेस करने लगी। जैसे ही मेरी नज़र शर्ट पर पड़ी, मैं शॉक्ड रह गई। शर्ट का एक हिस्सा जल चुका था। मेरा शरीर कांपने लगा। इतने में बाथरूम का दरवाजा खुला और पंकज बाहर आए। उन्होंने पूछा, मेरी शर्ट तैयार है? जैसे ही उनकी नज़र जली हुई शर्ट पर गई, उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। तुमने यह क्या कर दिया? यह मेरी फेवरेट शर्ट थी। मैंने रोते हुए कहा, सॉरी, गलती से हो गया। तभी वह जोर से चिल्लाए, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। मैं चुप खड़ी रो रही थी। इतने में मेरी सास कमरे में आई और बोली, अरे बेटा, एक शर्ट ही तो जली है, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों? इसे तो पता है ना, इस बेचारे से कोई काम ढंग से होता ही नहीं। मेरी सास बोली, मैं अभी तेरे लिए दूसरी शर्ट निकाल कर प्रेस कर देती हूँ। मेरी सास अलमारी की तरफ गई और अलमारी खोलते हुए कहने लगी, मैंने तो तुझे कहा था कि मेरी मर्जी की लड़की से शादी कर ले, मगर तू भी अपने पिता का कहना मानता रहा। अगर उस दिन तू कह देता कि मुझे पिताजी की पसंद की नहीं बल्कि माँ की पसंद की लड़की से शादी करनी है, तो शायद तेरे साथ ऐसा न होता जैसा अब हो रहा है। सास की बातें मेरे दिल को चीर रही थी। मैं किसी तरह अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं कमरे से निकलकर किचन में चली गई और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगी। नाश्ता तैयार करने के बाद मैं दोबारा कमरे में गई। मेरी सास मेरे पति की शर्ट पर प्रेस करने के बाद कमरे से जा चुकी थी। मैंने उन्हें नाश्ता दिया और हिम्मत जुटाकर कहने लगी, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, लेकिन आप मुझसे आराम से भी बात कर सकते थे। क्या यह बात चिल्लाकर कहना जरूरी था? यह सुनकर ही मेरे पति ने मुझे घूरते हुए देखा और कहा, इसमें भी मेरी गलती है? मैंने कहा, नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरे पति का चेहरा देखकर मेरी आवाज़ टूटने लगी। वह कहने लगे, अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए? इतनी ही देर में उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए। मैं जोर से चिल्ला उठी, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से उनकी पकड़ से अपने बाल छोड़ाए। मैंने कहा, मैं भी इंसान हूँ, इस तरह का व्यवहार सहना मेरे बस की बात नहीं है। मेरी आवाज़ रोने जैसी हो गई थी। मेरे पति का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह जोर से कहने लगे, अच्छा, क्या करोगी तुम? बोलो ना। यह कहते हुए उन्होंने मेरे मुंह पर जोर का थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा। मेरा सिर चकराने लगा। मैं सदमे में आ गई। मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मैं खामोश रही। दरवाजे पर खड़ा मेरा 5 साल का बेटा यह सब खामोशी से देख रहा था। उसकी मासूम आंखें पिताजी की इस हरकत से डर गई। वह दौड़कर मेरे पास आया। मैंने उसे गले से लगा लिया। उसने कहा, पापा, आप मम्मी को मत मारा करो। मेरे बेटे की आवाज़ कांप रही थी। मेरे पति गुस्से से तमतमाते हुए बोले, अपनी माँ की तरह तू भी बहुत बोलने लगा है। लगे हाथ, आज तेरी भी अकल ठिकाने लगा देता हूँ। वह कहते हुए जैसे ही पंकज मेरे बेटे पर हाथ उठाने लगे, मैं उनके आगे आ गई। मैंने कहा, नहीं, आप मेरे बेटे को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मेरी आंखों में गुस्सा और बेबसी थी। इधर पंकज गुस्से से उबलते हुए मुझे बुरी बुरी गालियां देने लगे और कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा जोर से पटकते हुए कमरे से निकल गए। दरवाजे की जोरदार आवाज के बाद कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मैं अपने बेटे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी, पापा आप पर इतना गुस्सा क्यों होते हैं? वह बहुत डरा हुआ था। उसके किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी। कुछ सोचकर मैंने एक बैग में अपने और अपने बेटे के कपड़े रख लिए और चुपचाप अपने मायके चली गई। जब मैं मायके पहुंची तो मुझे लगा कि शायद मेरे माता पिता मुझे सहारा देंगे और मेरी तकलीफ को समझेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी सौतेली माँ और पिताजी को पूरी बात बताई, उनके रिएक्शन ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। काफ़ी देर तक माँ और पिताजी कमरे में बात करते रहे। फिर बाहर आकर मेरे पिताजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो सुमन, हर घर में छोटी मोटी बातें हो जाती है। कभी कभी गुस्से में आवाज़ ऊंची हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बात को इतना बढ़ाया जाए। तुम्हें समझना चाहिए, मुझे पिताजी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं सब कुछ खामोशी से सुन रही थी। तभी मेरी सौतेली माँ आगे बढ़ी और कहने लगी, देखो सुमन,
लड़की का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है। अब तुम लड़ झगड़ कर यहाँ बैठ जाओगे तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। जैसे तैसे करके अपनी गृहस्थी चलाओ, मैंने कांपते हुए शब्दों में कहा। लेकिन पिताजी, मैं उस नरक में वापस नहीं जाना चाहती। पिताजी ने गुस्से में जवाब दिया। बस, अब और बहस मत करो सुमन, हम तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। कल सुबह तुम वापस अपने घर जा रही हो, वहां जाकर अपनी जिम्मेदारियां निभाओ और ठंडे दिमाग से काम लो। जल्दबाजी में किए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। उस रात मैं रोई नहीं, बल्कि अपने दिल में दर्द लेकर सारी रात छत को घूरती रही। मेरे दिल में दर्द था। मेरी माँ तो सौतेली थी, लेकिन मेरे सगे पिता भी मेरी तकलीफ को समझने के लिए तैयार नहीं थे। अगली सुबह मैं चुपचाप अपना बैग उठाकर ससुराल वापस लौट आई। दरवाजा खोलते ही मेरी सास की आवाज़ सुनाई दी। अरे आ गई महारानी, तेरे माता पिता तुझे 2 दिन भी नहीं रख पाए। मैंने सोचा कि इन्हें जवाब देने का कोई फायदा नहीं, लेकिन खामोशी से आगे बढ़ गई। अब मेरे पति और मेरी सास यह बात अच्छी तरह समझ गए थे कि मुझे मायके में कभी कोई सहारा नहीं है। मेरे पति का व्यवहार अब दिन ब दिन और ज़्यादा कठोर होता जा रहा था। अब वह न केवल रात को शराब पीकर आते, बल्कि जानबूझकर अपनी माँ और बहन के सामने मेरी बेइज्जती करते थे। एक दिन मेरा बेटा नीरज बीमार पड़ गया। वह पूरी रात बुखार में तपता रहा। मैं अपने बेटे की फिक्र में सारी रात जागती रही। मैंने पंकज को जगाने की कई बार कोशिश की कि वह नीरज को डॉक्टर के पास ले जाए, उसे बहुत तेज बुखार है। लेकिन उन्होंने झुंझुलाते हुए कहा, मुझे सोने दो, वैसे भी यह सब तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। सारी रात मेरा बेटा बुखार से जलता रहा। अगली सुबह मैंने फिर से नीरज को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पंकज से बात की तो उन्होंने साफ साफ जवाब दिया, डॉक्टर के पास जाना है तो तुम खुद ऑटो करके चले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। उनकी बात से मैं अंदर तक टूट चुकी थी। यह बेटा उनका भी तो था, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। मैं खुद ही अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद दवा दी। मैं डॉक्टर के कैबिन से निकल ही रही थी कि अचानक मेरी टक्कर एक लड़के से हो गई। जैसे ही मेरी नज़र उस पर गई, मैं उसे फौरन पहचान गई। वह लड़का मेरा क्लासमेट रह चुका था। मैंने उसे सॉरी कहा। उसे पहचान कर भी मैं अनखा कर आगे बढ़ने लगी। उसने फौरन ही मुझे आवाज़ लगाई, सुमन। मैंने पलट कर देखा। उसने कहा, तुम सुमन ही हो ना? मैंने कहा, जी मैं सुमन ही हूँ। वह कहने लगा, तुम मुझे पहचान गई ना? मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ, हम दोनों साथ पढ़ते थे। मैंने कहा, हाँ दीक्षित, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। उसने कहा, यह तुमने अपनी कैसी हालत बना ली है? यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो कभी हम यूनिवर्सिटी की टॉपर हुआ करती थी और तुम तो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रही थी। तुमने अपनी पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी? मैंने कहा, हाँ मेरी पढ़ाई बीच में ही रह गई क्योंकि मेरी शादी हो गई। मैंने अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए बताया, यह मेरा बेटा है। उसने कहा, यार तुम कितनी इंटेलिजेंट थी। शादी करने के बाद तुमने अपना फ्यूचर खराब कर लिया। तुम्हारे चेहरे से भी रौनक गायब हो गई। तुम तो आईएएस बनना चाहती थी। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। तुम्हें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा, शायद यही मेरे नसीब में लिखा हुआ था। बातों के दौरान दीक्षित की नज़र मेरी गर्दन और बाहों पर पड़ी। उसने कहा, यह निशान कैसे हैं? मैं झेंप गई और कुछ नहीं कहा। वह कहने लगा, मैं भी यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आया था। मैं तो आज आईपीएस ऑफिसर बन गया हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मुझे तुमसे हमदर्दी है, क्योंकि मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम जैसी होनहार लड़की ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं दीक्षित को कैसे बताती कि मैं कितने सालों से अपने पति के अत्याचार सहन कर रही हूँ। दीक्षित ने कहा, अच्छा ठीक है, लगता है तुम जल्दी में हो। मैं तुम्हारा समय ज़्यादा नहीं लूँगा। मुझे लगता है कि तुम काफ़ी परेशान हो। मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा तो नहीं पूछूंगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और मुझे एक कार्ड दिया। वह कहने लगा, तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर करना। मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। वैसे भी एक आईपीएस ऑफिसर होने के साथ साथ समाज सेवक भी हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चले गए। मुझे अस्पताल में काफ़ी देर हो गई थी। अभी मुझे अपने बेटे की दवाई भी लेनी थी।
मेडिकल स्टोर पर भी काफ़ी भीड़ थी, इसीलिए वहाँ भी देर हो गई। फिर जब मैं घर पहुँची तो घर पहुँचते ही काम में व्यस्त हो गई। अपने बेटे को दवाई देकर मैंने सुला दिया। शुक्र था कि मेरे पति अभी घर पर नहीं आए थे, वरना हंगामा शुरू कर देते कि इतनी देर कहाँ से आ रही है। मैं उन्हें कितना भी यकीन दिलाती कि मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, फिर भी उन्हें यकीन नहीं आता। अगली सुबह नीरज की तबीयत काफ़ी बेहतर थी। नीरज को स्कूल भेजने के बाद मैं नाश्ता बनाने में जुट गई। तभी मेरे पति कमरे से बाहर आकर नाश्ता करने जा रहे थे कि अचानक कृतिका कमरे में आ गई। वह मेरे पति से कहने लगी, भैया, मुझे आपसे कुछ कहना है। आप अपनी पत्नी को काबू में रखिए। कल यह हमारे नीरज को डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने से पूरे 4 घंटे में घर आई है। डॉक्टर के यहाँ इतना भी समय नहीं लगता, न जाने कहाँ मटर गश्ती करती फिर रही थी। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ा। इतनी छूट भी अच्छी नहीं है। माँ भी बहुत गुस्से में थी, लेकिन आप गुस्सा मत करना, मैं तो बस आपको बता रही हूँ कि आपकी पीठ पीछे भाभी न जाने कहाँ कहाँ घूमती है। यह बात सुनते ही मेरे पति की आंखें अंगारों की तरह उबलने लगी। वह तेज कदमों से चलकर किचन में मेरे पास आए। मैं जो अपने पति के लिए गरम गरम परांठे बना रही थी, मेरा मुंह दूसरी ओर था। मेरे पति ने पीछे से मेरे बाल पकड़े और घसीटते हुए मुझे किचन से बाहर ले आए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह क्यों और किसके लिए ऐसा कर रहे हैं। वह कहने लगे, बता, डॉक्टर के यहाँ तू कहाँ गई थी? तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर से घर आने की? और तुझे देर कहाँ हुई? कहाँ गई थी तू? किससे मिलती है मेरे पीठ पीछे? मैंने कहा, मैं तो बस डॉक्टर के पास गई थी और कहीं भी नहीं गई। मेरे पति ने मेरे बालों को जोर से पकड़ा और कहने लगे, मुझसे झूठ बोलती है? मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोली। मैं नीरज को डॉक्टर के यहाँ लेकर गई। वहीं पर देर हो गई क्योंकि अस्पताल में बहुत भीड़ थी। मेरे पति ने लाकर कहा, इस घर में रहना हो तो कायदे कानून में रहना होगा। झूठ बोलती है, अस्पताल में इतनी देर नहीं लगती जितनी देर में तू यहाँ आई है। 4 घंटे तूने अस्पताल में क्या किया? मुझे बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उन्होंने मेरे बालों को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, अचानक मेरे पति का फ़ोन बज उठा। उसके ऑफिस से फ़ोन आया था। वह इन सब बातों को भूल गए थे कि आज उन्हें जल्दी ऑफिस जाना है। मेरे पति ने मुझे झटके से ज़मीन पर पटक दिया और बिना नाश्ते किए ही घर से बाहर निकल गए। शोर की आवाज़ सुनकर मेरी ननद और सास भी वहाँ खड़ी होकर मेरा तमाशा देख रही थी। उन दोनों में से किसी ने भी मुझे अपने पति से बचाने की कोशिश नहीं की। मेरा शरीर दर्द से करहा रहा था, लेकिन मेरे मन में जो आग लग रही थी उसने मुझे उठने और कुछ करने की हिम्मत दी। मैंने अपने आंसू पोंछे। दूसरी तरफ देखा तो मेरी सास और ननद आपस में खड़ी होकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने सोच लिया कि अब मुझे अपनी और अपने बेटे की ज़िंदगी को सुधारने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने घर के काम खत्म किए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट निकाले। मैंने तय कर लिया कि मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। मैंने शहर के हर कॉलेज और स्कूल की वेबसाइट पर जाकर नौकरी की वैकेंसी निकालनी शुरू की, लेकिन जहाँ भी वैकेंसी थी वहाँ एक्सपीरियंस कैंडिडेट की मांग थी। लेकिन मेरे पास तो एक्सपीरियंस था ही नहीं, बल्कि अब तो मेरी शादी को भी 6 साल गुजर चुके थे। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और कई जगहों पर ईमेल और आवेदन भेजे। शाम के समय मैं मोबाइल पर नजरें गड़ाए नौकरी के किसी जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर तेज आवाज आई। मैं चौंक गई और फौरन ही दरवाजा खोलने गई। सामने मेरे पति खड़े हुए थे। उनके हाथ में एक लिफाफा था। मेरे पति ने वह लिफाफा मुझे दे दिया। मैंने जैसे ही लिफाफा खोलकर देखा तो उसके अंदर एक कागज था। उस कागज पर जो शब्द लिखे हुए थे, उसका हर एक शब्द जैसे किसी तीर की तरह मेरी आत्मा पर वार कर रहा था। यह तलाक के पेपर थे। मैं कांपती हुई आवाज में बोली, तलाक? मेरे पति मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ, और यह भी जान लो कि मेरा बेटा मेरे पास रहेगा, क्योंकि तुम बेरोजगार हो, कोई काम धंधा नहीं करती हो, इसीलिए उसकी देखभाल करने के काबिल नहीं हो तुम। मैंने कागजों को गौर से देखा, फिर अपने बेटे की तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू तैर गए। एक दिल तो किया कि जोर जोर से चीख करूं, तो दूसरा दिल कह रहा था कि मुझे अपने पति के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहिए, बल्कि खुद को हिम्मत से संभालना चाहिए। आज अगर मैं हार गई तो मेरे बेटे का फ्यूचर मेरी तरह बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैंने तसल्ली से काम लिया और उन पेपर्स को लेकर कमरे के अंदर चली गई।
मेरे पति मुझे आंखें फाड़कर इसी तरह देखते रहे, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू पर काबू किया था। उनके सामने मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं टपका। कमरे के अंदर जाकर लेट गई और सारी रात यही सोचती रही कि मुझे क्या करना है। अगली सुबह मैंने अपने पर्स से वह कॉन्टैक्ट कार्ड निकाला जो मुझे दीक्षित ने दिया था, जो कभी मेरा क्लासमेट हुआ करता था। उस पर उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। मैंने उस नंबर को डायल किया और जैसे ही दीक्षित ने कॉल रिसीव किया, मैंने बता दिया कि मैं सुमन बोल रही हूँ। वह कहने लगा, हाँ हाँ बोलो, क्या बात है। मैंने उसे कहा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। आज मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उसने कहा, हाँ बताओ, तुम्हें कैसी मदद चाहिए। मैंने कहा, मुझे एक घर की ज़रूरत है। क्या तुम मेरे लिए किराए के घर का बंदोबस्त कर सकते हो। वह चौंक कर बोला, मगर तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हें किराए के घर की क्या ज़रूरत है। मैंने उसे अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में बताया कि यहाँ रहते हुए मैं किस तरह अपने पति और ससुराल वालों के अत्याचार बर्दाश्त करती रही हूँ। काफ़ी देर तक वह मेरी पूरी कहानी सुनता रहा। मैं रो रो कर उसे अपनी कहानी सुना रही थी। फिर उसने कहा, मुझे तुम पर पहली नज़र में देखते ही तरस आ गया था, क्योंकि तुम्हारी आंखों से साफ दिखाई दे रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। पहले तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी इतनी परेशान नहीं दिखाई देती थी। तुम तो बहुत ही खुश मिजाज, समझदार और टैलेंटेड लड़की हुआ करती थी। आखिर तुम्हें क्या हो गया। शादी के बाद भी तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए था। तुम्हारी शादी को 6 साल हो चुके हैं और तुम अभी तक अपने पति के अत्याचार बर्दाश्त करती रही। तुम्हें यह अन्याय नहीं सहना चाहिए था, बल्कि तुम्हें शुरू में ही इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। मैंने उसे रोते हुए बताया, अब मेरा पति मुझे छोड़ना चाहता है। वह मुझे डिवोर्स देने के लिए सोच रहा है और वह मेरे बेटे को भी मुझसे दूर करना चाहता है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उसे अलग होकर नहीं जी सकती। मुझे आपकी मदद चाहिए। हो सके तो आप मेरे लिए रहने का बंदोबस्त कर दीजिए। दीक्षित कहने लगा, हाँ क्यों नहीं। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम मेरे घर में ही रह सकती हो, क्योंकि मैं सरकारी फ्लैट में रहता हूँ। मेरा घर खाली पड़ा हुआ है, तुम वहाँ जाकर रह सकती हो। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती। अगर मैं तुम्हारे घर पर आई तो मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल देंगे ये लोग और इस बात को कोर्ट में मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इस तरह मैं और बदनाम हो जाऊंगी। दीक्षित ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे लिए किराए का घर ढूंढता हूँ और कोई फिक्र मत करना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। यही वह समय है जब तुम्हें खुद को साबित करना है और मैं तुम्हारे साथ। दीक्षित ने उसी दिन अपने घर के पास ही एक छोटा सा घर ढूंढकर मुझे दिलवा दिया। मैंने अपने और अपने बेटे के कपड़े पैक किए, नीरज को तैयार किया, साथ ही अपने जमा किए हुए कुछ पैसे उठाए और मौका देखकर चुपचाप घर से निकल गए। रात के समय जब मेरे पति घर वापस आए तो हमेशा की तरह उन्होंने आवाज़ लगाई, सुमन, मेरे लिए पानी लेकर आओ जल्दी से। लेकिन घर में सन्नाटा था। उन्होंने किचन में झांक कर देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। उन्होंने नीरज के कमरे में देखा तो वह भी खाली पड़ा था। फिर वह अपने कमरे में आए तो उनकी नज़र टेबल पर रखे एक लिफाफे पर पड़ी। उन्होंने लिफाफा खोला और अंदर से मेरे हाथ का लिखा हुआ लेटर पढ़ने लगे। मैंने लेटर में कुछ इस तरह लिखा था, पंकज, मैंने आपके साथ बहुत साल बिताए, हर ताना हर दर्द सहती रही, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकती। आपने हमेशा मुझे कमज़ोर समझा, लेकिन अब मैं अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करूंगी। आपको जो करना है आप कीजिए, पर अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। लेटर पढ़ने के बाद मेरे पति को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में बौखलाकर सोफे पर बैठ गया। उन्होंने तो मुझे धमकाने के लिए डिवोर्स के पेपर तैयार करवाए थे, लेकिन अब उनका दाव उन पर ही उल्टा पड़ गया था। काफ़ी देर तक वह सोच में डूबे रहे, लेकिन घर के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में सो चुके थे। मेरे पति को भूख लग रही थी। देर रात तक जब भूख लगी रही और उन्हें नींद नहीं आई तो किचन में जाकर उन्होंने देखा कि सारे बर्तन खाली पड़े हैं। उनमें से किसी भी बर्तन में खाना नहीं था। वह चुपचाप अपना मन मारकर वापस अपने कमरे में सोने चले गए, क्योंकि अब पसंदीदा सब्जी और गरम गरम रोटियां बनाकर खिलाने वाली तो इस घर से चली गई थी।
अगले दिन भी सब कुछ सामान्य तरीके से ही चला। मेरे पति ने कड़कती आवाज में पुकारा, सुमन, पानी लेकर आओ। लेकिन अब उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वह उदास रहने लगे थे, हालांकि अभी भी अकड़ में थे। उनका मानना था कि वह मुझे अपने घर में नहीं बुलाएंगे और मैं भी उनके घर वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। मैं तो खुद उस नरक से निकल कर आई थी। दीक्षित ने मुझे किराए का घर दिलवा दिया था। यहाँ 2-3 दिन मैंने अपने बेटे के साथ बहुत सुकून से गुजारे। लेकिन अब मैं ऐसे नहीं बैठ सकती थी। अपने बेटे का भविष्य संवारने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। मैं परेशान थी, किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रही थी, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। दीक्षित अपने घर से खाना बनाकर मेरे लिए लेकर आता था, लेकिन मैं उसका एहसान कब तक लेती। मैंने उसे कह दिया, अब तुम्हें मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। बस एक बार मेरी नौकरी लग जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा, तुम टीचिंग कर सकती हो। मैंने कहा, टीचिंग का मुझे कोई अनुभव नहीं है। दीक्षित ने सुझाव दिया, तुम चाहो तो इस घर में रहकर कोचिंग सेंटर खोल सकती हो। मैंने पूछा, वह कैसे? उसने कहा, तुम्हें याद नहीं, तुम यूपीएससी की परीक्षा दे रही थी। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि यह परीक्षा कैसे क्लियर की जाती है। मैं तुम्हारे लिए 2-3 स्टूडेंट ढूंढ देता हूँ, तुम उन्हें पढ़ा देना। मैंने डरते डरते कहा, मुझे डर लग रहा है। वह बोला, अगर तुम्हें अपना करियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दीक्षित ने मेरे लिए यूपीएससी की तैयारी करने वाले 2-3 स्टूडेंट का इंतजाम किया। मैंने पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे पास 1-2 और स्टूडेंट आ गए। मेरी काबिलियत और पढ़ाने का तरीका उन्हें पसंद आया। उन्हीं के माध्यम से और स्टूडेंट मेरे पास आने लगे। इस तरह मेरा कोचिंग सेंटर 2 से 5, 5 से 10 स्टूडेंट तक बढ़ गया। मुझे खुशी होने लगी कि मैं कामयाब होने लगी हूँ। उधर मेरे ससुराल में मेरे पति को मेरी कमी बहुत खल रही थी। उनका ऑफिस में भी ध्यान नहीं रहता था। उनकी परफॉर्मेंस गिरने लगी तो कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। फिर उन्हें कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिली, इसीलिए उन्हें छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ी। वहीं किराए के छोटे घर में रहते हुए मैंने सारी परेशानियों का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंचने लगी। मैंने अपने कोचिंग सेंटर का नाम नीरज कोचिंग सेंटर रखा। अपने बेटे के नाम पर भगवान की कृपा से मेरी मेहनत रंग लाई। स्टूडेंट को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आने लगा, उन्हें तरक्की मिलने लगी और वह मेरे बारे में दूसरों को भी बताने लगे। मैंने ऑनलाइन भी अपने कोचिंग सेंटर का विज्ञापन डालना शुरू किया। दिन रात मेहनत जारी रही। 3-4 महीने बाद मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट हो गए। उनसे मिलने वाली फीस में मेरा किराया खर्च सब निकलने लगा। मैंने अब अपने बेटे की पढ़ाई भी जारी रखी। उधर मेरे ससुराल में वातावरण पूरी तरह बिगड़ गया था। मेरी सास कोई काम नहीं करती थी और मेरी ननद गीतिका को मजबूरी में घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वह बर्तन पटक पटक कर बड़बड़ाती रहती थी। पंकज जब भी घर आते और अपनी बहन से खाना या नाश्ता मांगते तो वह गुस्से में कहती, भैया, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, कितना काम करूं। एक दिन उसकी सास ने कहा, गीतिका बेटा, मेरी दवाई दे जा, तूने अभी तक नहीं दी। वह चीख कर बोली, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, अब मैं किसी का काम नहीं करूँगी। भाभी को ही वापस बुला लो, नहीं तो यह घर बर्बाद हो जाएगा। तभी पंकज भड़क उठे और बोले, मैं उसे कभी वापस नहीं लाऊंगा, वह अपनी मर्जी से गई है, खुद ही वापस आएगी। कुछ दिनों बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं ही अपने पति को डिवोर्स नोटिस भेजूंगी। और जब नोटिस मेरे ससुराल पहुंचा तो पति के होश उड़ गए। उस पर मेरे साइन पहले से ही थे। डिवोर्स पेपर देखकर ननद बोली, लो भैया, अपनी करनी अब भुगतो। पंकज को गुस्सा आया। उसे यकीन नहीं था कि मैं इतना बड़ा कदम उठा सकती हूँ। अब केस कोर्ट में चलना था। कोर्ट में हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। मेरे पति ने भी वकील किया था, जिसने अपने शब्दों से मुझ पर प्रहार किया। उसने कहा, मैडम, आपने शादी से लेकर अब तक कोई शिकायत नहीं की, अचानक आपको अपने पति से क्या परेशानी हो गई? मैंने कहा, मैंने अपनी शादी बचाने के लिए हर दर्द सहा, लेकिन अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। मुझे यह कदम उठाने पर मेरे पति और ससुराल वालों ने ही मजबूर किया है। पति के वकील ने मुझे बदचलन और लापरवाह भी कहा,
जिसे मैंने चुपचाप सहा। उसने कहा, जो औरत खुद ही घर छोड़कर चली जाए उसका चाल चलन ठीक नहीं होता। ऐसी माँ को बच्चे की कस्टडी कैसे दी जा सकती है? मगर मैंने अपना पक्ष मजबूती से रखा। मैंने मेडिकल रिपोर्ट और गवाह पेश किए जो मेरे साथ घरेलू हिंसा साबित कर रहे थे। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मेरे बेटे को कोर्ट में बुलाया गया। जज साहब ने उससे प्यार से पूछा, बेटा तुम किसके साथ रहना चाहते हो? मैं अपने बेटे के चेहरे को देख रही थी। उसका एक फैसला सब कुछ बदल सकता था। और मेरे बेटे ने बिना किसी डर के कहा, मैं अपनी मम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। पापा मम्मी को बहुत मारते थे, मम्मी रोती रहती थी, पापा बुरे हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। पंकज ने अपने बेटे की जब यह बात सुनी तो उसका चेहरा शर्मिंदगी से भर उठा। उसे केस जीतने की उम्मीद अब न के बराबर थी। अब अगली सुनवाई में नतीजा आना था। मैंने किस्तों पर एक छोटा सा घर भी खरीद लिया था और अपने बेटे नीरज के साथ उस घर में शिफ्ट हो गई। दीक्षित ने मेरा बहुत साथ दिया। वह एक अच्छा और ईमानदार इंसान था, वरना कहाँ कोई गैर किसी के लिए इतना करता है। उसने भी मुझे हिम्मत दिलाई और बताया कि मुझे अपना केस किस तरह से लड़ना है। केस की आखिरी सुनवाई से ठीक एक दिन पहले मेरे मोबाइल पर पंकज का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि वह एक बार मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। मैंने साफ शब्दों में अपने पति को यह बात कह दी तो उन्हें एक अजीब सा झटका लगा। मेरे पति ने कहा, एक आखिरी बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, शायद उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। लगभग आधे घंटे बाद मेरा पति मेरे घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। घर के बाहर उन्होंने मेरी नेम प्लेट लगी हुई देखी तो उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने डोरबेल बजाई तो मैंने दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर आने को कहा। मेरे पति चारों तरफ से मेरे घर को गौर से देख रहे थे। मेरा छोटा सा घर अंदर से बहुत सुंदर था। घर में हर तरह की सुविधाएं मौजूद थी। मैंने उनसे पूछा, आपको क्या बात करनी है? उन्होंने कहा, बस मैं तुमसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तुम्हारे जाने के बाद मैं पूरी तरह अकेला हो गया हूँ। घर बिखर गया है, माँ बीमार है और गीतिका से घर का कोई काम नहीं होता। सच कहूँ तो कोर्ट में जो कुछ भी मेरे बेटे ने मेरे लिए कहा, उसके बाद से मैं अपने ही नज़रों में गिर गया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है सुमन। मैंने कहा, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ खराब हो गया, इसीलिए आपको मेरी याद आई है? वह अपनी आंखों में आंसू लेकर कहने लगे, नहीं, मुझे सच में अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यह डिवोर्स वाला मामला ख़त्म कर दो और मेरे साथ वापस चलो। नीरज के बारे में भी सोचो, उसे भी माँ बाप दोनों की ज़रूरत है। मैंने कहा, नहीं, उसे अपने पिता की ज़रूरत नहीं। उसके लिए अब मैं ही उसकी माँ हूँ और मैं ही उसका पिता। तुम जैसे पिता किसी लायक नहीं। मेरे पति ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम एक बार मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, मौका? मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। हर दिन तुम्हारे लिए मौका था, लेकिन तुमने उसे हर बार बर्बाद कर दिया। माफ़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। माफ़ी तब मांगी जाती है जब गलती अनजाने में हो, लेकिन तुम्हारी हर गलती जानबूझकर की गई थी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती और सच कहूँ तो अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस जा सकते हो। पंकज ने आखिरी बार एक नज़र मुझ पर और मेरे बेटे पर डाली और फिर वह घर से निकल गया। मैंने भी कभी अपने पति को दोबारा पलटकर नहीं देखा। हम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। अब मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूँ और मैंने अकेले ही अपने करियर को बढ़ा कर लिया था। मेरा कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अपने लिए खुद एक मिसाल बन गई हूँ और अपनी कहानी खुद लिखने का फैसला लिया है। आज मैं एक कामयाब औरत हूँ और आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।